हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियोफेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? इट इज़ अ वायरस। एक वायरस है बच्चों, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नाम से क्या पता चल रहा है? बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया एंड फेज। फेज का मतलब होता है ईटर, यानी कि ये वायरस जो है बैक्टीरिया को खा सकता है, बैक्टीरिया को ईट अप कर सकता है। सो यू कैन राइट लाइक दिस, अ वायरस which infects and replicates within bacteria। यानी कि एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है और उसके अंदर रेप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, वो है बैक्टीरियोफेज। ये किसका बना हुआ होता है? इसकी अगर कंपोजिशन की हम बात करें, सो इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। दो चीजों से ये वायरस बने होते हैं। इनके अंदर एक मेन चीज होती है प्रोटीन कोट, जो इनके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन देती है, और दूसरा इनके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है इनका जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए भी हो सकता है और इट कुड बी आरएनए ऑल्सो। ठीक है। नाउ इसके जीन्स की बात करते हैं। कितने जीन इनके डीएनए में या आरएनए में रहते हैं? नंबर ऑफ जीन्स। सो ऑलमोस्ट इनमें 4 से लेकर के अराउंड 100 जीन तक इनमें मिल सकते हैं। बिकॉज बैक्टीरियोफेज के अंदर बहुत टाइप के वायरस आते हैं, बहुत टाइप के बैक्टीरियोफेज हम करेंगे आगे। तो इनमें जो नॉर्मली कम से कम 4 जीन और ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 110 के आसपास इतने इनमें जीन हो सकते हैं। मिनिमम 4 जीन वाला जो वायरस है, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, दैट इज MS2। इसके बारे में भी आपको डिटेल में करवाऊंगा आज। तो देखिए ये कैसे एक होस्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। डिटेल्ड इन्फेक्शन की जो प्रोसेस होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हमें एक सिंपल सा फंडा हमें जानना है, दैट ये क्या करते हैं। मान लीजिए कोई होस्ट सेल है, दैट इज अ बैक्टीरिया। तो ये वायरस उसके ऊपर लैंड करेगा। मान लीजिए ये मैंने एक बैक्टीरियोफेज वायरस बना दिया, इस टाइप के दिखते हैं ये इनके ऊपर लैंड करेंगे और अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको इंजेक्ट कर देते हैं होस्ट सेल के अंदर। ओके। अब ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इन्फेक्शन करता है, रेप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या बढ़ाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा और इस पूरी सेल को ब्रेक डाउन कर देता है। तो बेसिक सा एक ये फंडा होता है, बट डिटेल्ड जो इन्फेक्शन का मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ बैक्टीरियोफेज। काम क्या होते हैं बैक्टीरियोफेज? तो आपको जानकर हैरानी होगी, आज मैं जो यूज आपको बताने वाला हूं। देखो, जब स्टार्टिंग में साइंटिस्ट लोगों को बैक्टीरियोफेज के बारे में पता चला ना, तो उनको ये पता चला कि ये वायरस जो है बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है। तो उन्होंने सोचा भाई अगर ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है तो यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को भी ख़त्म कर सकता है। और इसीलिए इन्होंने इन वायरस को एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स के रूप में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सो दे आर यूज्ड एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब वर्ल्ड वॉर वगैरह होते थे, सोल्जर जो घायल होते थे उनको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो होता था उसका इलाज करने के लिए इस वायरस को उस जगह पे डाल दिया जाता था और ये वायरस उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते थे। ठीक है। सो एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स इनका यूज़ किया गया, जो सोल्जर्स थे उनके वुंड्स को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा दे वर यूज टू न्यूट्रलाइज बायो वेपन्स। बायो वेपन्स में क्या होता था
कि किसी भी देश में एक देश क्या करता था, दूसरे देश के अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई और कोई हार्मफुल पैथोजन छोड़ देता था। जैसे बायो वेपन्स में ना एंथ्रेक्स का नाम बड़ा पॉपुलर है, और एक बोटुलिनम का या क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम आप इसको बोल सकते हैं। अब मान लो एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ दुश्मनी है और उसने क्या किया, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के अंदर एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, उसको छोड़ दिया। सो वो क्या करेगा, वहाँ की पॉपुलेशन को ख़त्म कर देगा, नुकसान करेगा कंट्री में। तो इस बायो वेपन को ख़त्म करने के लिए, इस बायो वेपन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर वहाँ पे बैक्टीरियोफेज को यूज़ किया जाए तो बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, इस एंथ्रेक्स को या बोटुलिनम जो ये बैक्टीरिया इनको खा जाएगा, इनको ईट अप कर जाएगा। तो बायो वेपन के अगेंस्ट भी इससे दवाई बनाई जा सकती है और हॉस्पिटल के अंदर भी इनको यूज़ किया जा सकता है। हॉस्पिटल में या जैसे कि हॉस्पिटल में जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको कंटामिनेशन फ्री करने के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक कैथेटर वगैरह, ठीक है, जो किडनी वगैरह के जो पेशेंट होते हैं उनको कैथेटर लगाया जाता है ताकि यूरिन को या यू कैन से ब्लड को यूरिन फ्री किया जा सके। सो उन कैथेटर वगैरह को या बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको कंटामिनेशन फ्री करने के लिए भी इनको यूज़ किया गया। फ्री करने के लिए, ओके। इसके अलावा क्योंकि बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं तो प्लांट पे अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो रही हो तो प्लांट की उस बैक्टीरियल डिजीज़ को भी रोका जा सकता है। सो दीज वायरस ऑल्सो रेजिस्ट प्लांट डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये 4 यूज़ हर बच्चे को पता होनी चाहिए इन वायरस के, क्योंकि ये वायरस बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं, इसीलिए इनको एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में हमने यूज़ किया। क्योंकि उस टाइम पे स्टार्टिंग में क्या था कि एंटीबायोटिक्स वगैरह उतनी होती नहीं थी, तो हम एक अल्टरनेटिव यूज़ करते थे इनको। इसके अलावा बायो वेपन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कंटामिनेशन फ्री करने के लिए और प्लांट्स को डिजीज़ फ्री करने के लिए, बैक्टीरियल डिजीज़ फ्री करने के लिए हम इन बैक्टीरियोफेजेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम मान लो कि बॉडी के अंदर कोई चोट वगैरह होगी और वहाँ पे अगर उस बैक्टीरिया को मारने के लिए इस वायरस का यूज़ कर रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं होगा कि इस वायरस का इन्फेक्शन बॉडी में हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये वायरस ह्यूमन को इन्फेक्शन नहीं करता है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि जो बैक्टीरियोफेज हैं दे डोंट इन्फेक्ट ह्यूमंस, और इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठा रहे हैं, हम इनका यूज़ कर रहे हैं अपने जो भी बेनिफिट्स हैं उनके लिए। डोंट इन्फेक्ट ह्यूमंस, एक्चुअली में ये हमारे नॉर्मल जो बॉडी के अंदर जो भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं उनके अंदर ये नॉर्मली भी हमारी बॉडी के अंदर पड़े रहते हैं, कुछ कोई नुकसान ये हमें नहीं करते हैं। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। वेल, आज के लेक्चर का कंप्लीट जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बड़ा साफ सुथरा लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। आईसीटीवी, आईसीटीवी क्या है? इट इज़ द इंटरनेशनल कमेटी फॉर टेक्सोनोमी ऑन वायरसेस, जो वायरस को क्लासीफाई करती है, उनको नाम वगैरह देती है, स्टैंडर्डाइजेशन करती है वायरसेस का। इसने बैक्टीरियोफेज की 4 मेन कैटेगरीज बनाई। सो एक होते हैं लीनियर, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये है जीनोम के बेसिस पे, भाई उनका जो डीएनए या आरएनए वो किस टाइप का है। सो वन इज लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि ऐसे बैक्टीरियोफेज जिनका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और लीनियर है, मतलब वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, लीनियर हो गया, और डबल स्ट्रैंडेड भी बनाना है, सो लाइक दिस, ओके। एक कैटेगरी बनाई सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सो सर्कुलर बना दिया और डबल स्ट्रैंडेड भी बना दिया, ओके। थर्ड कैटेगरी इज लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए,
linear single stranded DNA. So they will appear like this. Single strand है, these are the nucleotides. And fourth category is circular single stranded DNA. So circular will be simply like this and it is single stranded DNA. So इनके एग्जाम्पल्स देखिए अब एक बार, फिर हम एक एक करके उनको कवर करते हैं. सबसे पहले लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के एग्जाम्पल देखिए. इस कैटेगरी में हमारे कवर हुए हैं जैसे कि T4 बैक्टीरियोफेज, T5 बैक्टीरियोफेज, म्यू, ओके, वन इज लैम्डा, और यू कैन राइट दिस लैम्डा बैक्टीरियोफेज, एंड वन इज N15. ये अपने एग्जाम्पल आते हैं लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के केस में. सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड के केस में आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, दैट इज PM2. ओके, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसके केस में आप एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे MS2 बैक्टीरियोफेज, and the last one is our circular single stranded DNA. These are basically Psi 174 and एक एग्जाम्पल देख लीजिए M13 का. ओके, ये एग्जाम्पल. तो चलिए मैं एक एक करके इनको कवर करता हूँ. हर कैटेगरी में से मैं एक कवर करूँगा. सो मैं आज की वीडियो में पहली कैटेगरी से T4 को कवर करूँगा, सेकेंड कैटेगरी से PM2, थर्ड कैटेगरी से MS2. इतना होने के बाद नेक्स्ट वाला आप खुद से भी कर पाओगे. ठीक है. सो सबसे पहले T4 की बात करते हैं. T4 बैक्टीरियोफेज. इट विल अपीयर लाइक दिस. ये इसका हेड रीजन होता है. ये हो गया यहाँ पे नेक रीजन. ओके, देन इट विल अपीयर अलोंग कॉलर. यहाँ पे लेयर है जिसको बोलते हैं हम शीथ. ये स्प्रिंग के जैसी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है. ओके, एंड एट लास्ट यहाँ पे होती है एक चौड़ी सी प्लेट, सर्कुलर प्लेट. दिस इज प्लेट, और बेस प्लेट भी बोल सकते हो उसको. और इस बेस प्लेट पे लगे हुए हैं टेल फाइबर्स लाइक दिस. सो दीज आर टेल फाइबर्स. दिस इज द हेड रीजन. और इसको, ये प्रोटीन का बना हुआ कंप्लीट ऊपर का जो हेड है, इसको बोलते हैं हम कैप्सिड. अगर बाहर से इसको देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे फुटबॉल दिखती है बाहर से, बिल्कुल इसके अंदर ऐसे अलग अलग इकोसाहेड्रल इसकी शेप होती है. बाहर से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इस कंप्लीट को हम बोलते हैं ऊपर वाले हेड को कैप्सिड, जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है. ठीक है. इसके अंदर है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सो लाइक दिस, क्योंकि लीनियर है और डबल स्ट्रैंडेड भी है लाइक दिस. सो दिस इज डीएनए, और ये वाला पोर्शन हो गया शीथ, जो मैंने बताया स्प्रिंग के जैसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, और इस डीएनए को यहाँ से इस रास्ते से होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर सकती है. तो चलिए T4 बैक्टीरियोफेज के बारे में कुछ बेसिक बातें अब सीख लेते हैं हम. तो पहली बात तो ये कि ये सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन करता है वो है इसका टारगेट ई कोलाई बैक्टीरिया. इट मोस्टली इन्फेक्ट इन ई कोलाई बैक्टीरिया. ओके, जेनेटिक मटेरियल आपको ऑलरेडी मैंने बता ही दिया कैसा होता है इसके अंदर. इट हैज़ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए.
अगर बात करें इसके इन्फेक्शन की, ये दो तरह का इन्फेक्शन कर सकता है बच्चों। ये लीटिक इन्फेक्शन भी कर सकता है, ये लाइसोजेनिक इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। इट कैन कॉज बोथ लीटिक इन्फेक्शन और ये सिंपली यू कैन से लीटिक लाइफ साइकिल। मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा लीटिक लाइफ साइकिल और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल क्या होता है, इनका इन्फेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको सिखाऊंगा। लीटिक लाइफ साइकिल एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। लीटिक में क्या होता है कि ये जिस सेल के अंदर एंटर करता है वहाँ पे अपनी रेप्लिकेशन करता है, संख्या बढ़ाता है और उस सेल को ब्रेक डाउन कर देता है। लाइसोजेनिक में वो सिंपली उसका जो डीएनए होता है होस्ट सेल के साथ में जाकर के इंटीग्रेट कर जाता है, उसको ब्रेक डाउन नहीं करता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर ना भी समझ में आए तो कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करवा दूंगा इसका इन्फेक्शन प्रोसेस। बात करें अगर इसके टोटल जीन्स की, टोटल नंबर ऑफ जीन्स देखिए, तो इसके अंदर अराउंड 160 जीन्स रहते हैं, ओके। और ये 160 जीन्स कोड कर सकते हैं 290 प्रोटीन्स के लिए। 290 प्रोटीन्स लगभग ये जीन बना सकते हैं, ठीक है। हम सबको पता है कि जीन क्या करता है, पहले मैसेंजर आरएनए बनाता है और उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट इज सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। अब ये इनका जो जीनोम है, इनके जीनोम की एक खास बात होती है कि इनके पास इंट्रॉन सीक्वेंसेस रहती है। नॉर्मली तो इंट्रॉन सीक्वेंसेस हमने देखा है कि यूकैरियोट्स के अंदर होती है, बट इनका जीनोम भी यूकैरियोट इंट्रॉन सीक्वेंसेस रखता है। सो देयर जीनोम हैज इंट्रॉन सीक्वेंसेस। इंट्रॉन का मतलब क्या होता है, नॉन फंक्शनल पार्ट जो होता है, अगर किसी डीएनए के अंदर नॉन फंक्शनल पार्ट है तो उसको बोलेंगे इंट्रॉन सीक्वेंस, ओके। इंट्रॉन मीन्स नॉन functional or you can say non-coding sequence, non-functional part of DNA। देन आपको ध्यान रखना है इसके जो टेल फाइबर्स हैं वो बड़े स्पेशल होते हैं। ये देखिए डायग्राम में, ये दीज आर टेल फाइबर्स। यही टेल फाइबर क्या करते हैं, जब ये लैंड करता है अपनी होस्ट सेल पे तो इसके टेल फाइबर, ये जो नीचे वाला जो रीजन है, ये अपने रिसेप्टर्स को पहचान सकते हैं। इनको पता होता है कि होस्ट सेल के ऊपर कहाँ पे अटैच करना है, कौन से रिसेप्टर पे अटैच करना है। तो इसके टेल फाइबर्स रिसेप्टर को मतलब कि डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। व्हाट रिकॉग्नाइज सेल सरफेस प्रोटीन्स और सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन्स। ऑफ होस्ट, ओके। तो ये हमारा हो गया T4 बैक्टीरिया फेज के बारे में। अब नेक्स्ट हम करते हैं PM2। PM2 बैक्टीरियोफेज जो है, व्हाई इट इज कॉल्ड PM2, इट इज स्यूडो एल्ट्रोमोनस, इट इज स्यूडो एल्ट्रोमोनास, ओके। तो ये फुल फॉर्म है, तो यहां से P और M, ओके। सो PM2 इसी को हम कॉर्टिकोवायरस भी बोलते हैं। दिस PM2 इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्टिको वायरस, क्योंकि ये कॉर्टिको जीनस से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनको कॉर्टिको वायरस हम बोलते हैं, ठीक है। बात करें अगर इनके जेनेटिक मटेरियल की, जस्ट वेट, लेट मी चेंज द कलर। जेनेटिक मटेरियल, सो इनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में रहता है, विच इज सर्कुलर, ओके। और इनके डीएनए की जो लेंथ है वो होती है लगभग 10 किलो बेसिस के अराउंड, ठीक है। और इसका जो डीएनए है ये आप मान लीजिए कि लगभग 21 प्रोटीन 21 प्रोटीन्स बना सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। इनका जो डीएनए है 10 kb साइज का होता है और 21 प्रोटीन्स वो बना सकता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की।
सो सबसे बाहर की तरफ इनका जो कैप्सिड है, सबसे पहले इनकी जो सबसे आउटर कवरिंग होती है दैट इज कैप्सिड। कैप्सिड जो होती है वो 60 प्रोटीन से बनी होती है, और जो प्रोटीन्स है वो P2 प्रोटीन्स हैं। 60 P2 प्रोटीन्स की बनी हुई इनकी कैप्सिड है। कैप्सिड इज द आउटर कवरिंग। ओके, सो देखिए मैं डायग्राम में आपको कैप्सिड बना के दिखाता हूँ। like this. Okay, so this is capsid, सबसे बाहर का इनका सुरक्षा कवच है ये। कैप्सिड जो कि P2 प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, अब इस कैप्सिड में चारों तरफ है ना कांटे के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पाइक्स। सो दिस कैप्सिड हैज स्पाइक्स अराउंड एंड अराउंड। एक कैप्सिड के चारों तरफ आप देखोगे तो आपको 1200 ऐसे स्पाइक्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये इनको हम बोलते हैं P1 स्पाइक्स। तो इसमें अगर हमें दिखाने हो तो हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं इनको, लाइक दिस। दीज आर P1 स्पाइक्स। अब इसके नेक्स्ट जस्ट इसके नीचे की तरफ एक और लेयर है जो कि फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होती है। हम किसी दूसरे कलर से बनाते हैं, साफ दिखनी चाहिए अच्छे से। तो ये बना दी हमने फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक है, अब इस बाई लेयर के अंदर भी बहुत टाइप के प्रोटीन होते हैं। दिस phospholipid bilayer has many different proteins like P3 protein, P4 protein, P5 protein and up to P9 तक ये होते हैं। ठीक है, तो phospholipid protein has many proteins like this। तो हम इन प्रोटीन्स को डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखा देते हैं, like this। These are different proteins like P3, P4, P5 etc. ओके, अब रह गया इसका जेनेटिक मटेरियल जो कैसा था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज सर्कुलर। तो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें बना देंगे। This is double stranded DNA। सो दैट्स इट, ये बन गया हमारा PM2 का कंप्लीट डायग्राम। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रही है चीज़ें। अब नेक्स्ट देखिए MS2। MS2 बैक्टीरियोफेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो जीनोम है वो एक लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इट हैज अ लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्मॉलेस्ट जीनोम इसके पास में होता है। इसका जीनोम क्या है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। बैक्टीरियोफेज की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि बैक्टीरियोफेज में इनका MS2 बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम होता है वो सबसे छोटा है। तो कितना छोटा होता है, इसके जो साइज होता है वो रहता है 3569 न्यूक्लियोटाइड्स। सो इट विल अपीयर लाइक दिस, क्योंकि लीनियर है और
सिंगल स्ट्रैंडेड भी है, सो इट विल अपीयर लाइक दिस 1 2 3 4 5 दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स लाइक दिस। सो 3569 न्यूक्लियोटाइड्स इस टाइप से यहाँ पे इस पे रहते हैं, ठीक है ना। सी द नेक्स्ट थिंग कि इसके पास सिर्फ 4 जीन होते हैं, ये इसके मतलब जितने भी पॉइंट्स है ना वो बड़े यूनिक से पॉइंट है, तो इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इट हैज़ ओनली 4 जीन्स, और वो जो 4 जीन है वो सिर्फ 4 प्रोटीन ही बनाते हैं, यानी कि हर एक जीन एक सिंगल प्रोटीन बना रहा है। कौन कौन सी देखिए, पहला जो जीन है वो है, यहाँ पे लिखता हूँ मैट जीन। मैट जीन बनाता है मैचुरेशन प्रोटीन, उसके बाद सी द सेकेंड वन, इट इज सीपी जीन, ये बनाता है कोट प्रोटीन, यानी कि बाहर का सुरक्षा कवच, कोट प्रोटीन। देन थर्ड इज लाइस जीन और लिस जीन, जो लिसिस प्रोटीन बनाता है, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो ब्रेक डाउन, होस्ट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगी। एंड द लास्ट वन इज रेप जीन, ये एक तरह का एंजाइम बनाता है जिसे बोलते हैं आरएनए रेप्लिकेज। होस्ट में एंट्री के बाद इसको इसी एंजाइम की हेल्प से ये अपनी संख्या बढ़ाएगा, अपनी रेप्लिकेशन करेगा। नाउ द मैटर इज कि इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसका सिंपल ही है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस उसमें नहीं है, सिंपल सा सर्कुलर सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर इसका एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। लाइक दिस, तो काफ़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर है। बट ये क्या है, इसके पास में जो स्ट्रक्चर होते हैं बाहर की तरफ वो सिर्फ सेक्स पिलाई के ऊपर अटैच हो सकते हैं। होस्ट आपने देखा होगा, बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, यहाँ से मैंने जानबूझ के खाली छोड़ा है, ये है कि बैक्टीरिया, और ये हो गया बैक्टीरिया का नॉर्मल डीएनए या क्रोमोसोम जो भी है। अब अगर इस बैक्टीरिया के पास में प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड के पास अगर एफ जीन है, ठीक है, तो ये प्लाज्मिड एक ट्यूब बना सकता है जिसे बोलते हैं सेक्स पिलाई। तो मान लीजिए इस प्लाज्मिड ने इसके एफ जीन की हेल्प से क्या बनाई, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस ट्यूब को बोलते हैं सेक्स पिलाई। ये इस सेक्स पिलाई को इसलिए बनाता है ताकि अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सके। मान लीजिए ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया क्या कर रहा है, दूसरे बैक्टीरिया में अपने जेनेटिक मटेरियल को, स्पेशली प्लाज्मिड को ट्रांसफर करता है इस रास्ते से, ठीक है, ये अपने प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर रहा है। ऐसा नॉर्मली बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन बोलते हैं, कि जब एक सेल से दूसरी सेल में जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया ट्रांसफर करते हैं थ्रू सेक्स पिलाई, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि जो वायरस है, वायरस कैसे फ़ायदा उठाएगा। एक्चुअली वायरस है ना, हर कहीं से एंट्री नहीं कर सकता इसमें। जो ये वायरस हमने बनाया MS2, ये हर कहीं से एंट्री नहीं कर सकता। इसकी एंट्री सिर्फ एक ही जगह से हो सकती है, सेक्स पिलाई के थ्रू। और सेक्स पिलाई पे भी कुछ स्पेशल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। लेट मी मेक अ रिसेप्टर। मान लीजिए यहाँ पे ये सेक्स पिलाई है और उसके पास में ये कोई रिसेप्टर है, ऐसे करके, ठीक है। तो वायरस आएगा और इस रिसेप्टर पे आकर के अटैच हो जाएगा। नाउ मान लीजिए ये आ गया वायरस, ये है वायरस का जेनेटिक मटेरियल, ओके। अब ये वायरस इस जगह पे अटैच हो जाएगा ऐसे करके रिसेप्टर पे, और अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ से ट्रांसफर कर देगा इसके अंदर, लाइक दिस। कुल मिला के रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है इस वायरस का, बैक्टीरिया के
सेल बैक्टीरिया के सेक्स पिलाई पे, बैक्टीरिया की जो ये सेक्स पिलाई वाली ट्यूब है इसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है। अगर सेक्स पिलाई ना बननी हो तो ये वायरस इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको अटैचमेंट की जगह ही नहीं मिलेगी। तो रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसेप्टर के थ्रू ही अटैचमेंट होती है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने 3 कवर कर दिया, आई होप कि 4th आप खुद से कवर कर पाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।